तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिंची प्रिंसेस जीजी के रूम में होता है और उसे दिलासे देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे 3 साल के बाद शादी के लिए जाना था डीमन के साथ। लेकिन अब डीमन लॉर्ड ने उसे अभी बुला लिया है, जिसकी वजह से अब वो काफी ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि उसे अभी 3 दिन के अंदर अंदर लू शैंकिंग पैलेस में पहुंचना है, जहाँ पर उसकी कार्मा डीमन एम्पर के साथ शादी होने वाली है। लिंची से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो प्रिंसेस जीजी उसे कहती है तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, अगर तुम वहाँ पर गए तो कार्मा डीमन एम्परर तुम्हें मार डालेगा। वो तो पूरे के पूरे नॉर्दर्न राम का सबसे पावरफुल और स्केरियस्ट गार्ड है। तो लिंजी से कहता है ना सिर्फ वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, बल्कि मैं वैंगजियांग क्लैन की सबसे बेस्ट फोर्सेस को वहाँ पर लेकर जाऊंगा और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाने के बाद उस कार्मा डीमन एम्परर को हरा देंगे कि वो तो मेरे रास्ते की एक सिर्फ रुकावट है जिसको मैं हटाकर आगे बढ़ने वाला हूँ। पूरे का पूरा ये कॉन्टिनेंट मेरा होने वाला है। तो जीजी से कहती है लिंजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले से ये सब कुछ प्लान करके बैठे हुए थे, तुम इसी दिन के इंतजार में थे कब ये दिन आए। लिनो से कहता है हाँ मैं इसी दिन के इंतजार में था, तुम इसे ऐसा कह भी सकती हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं कार्मा डीमन एम्परर को तुम्हें नहीं देने वाला, वो तुम्हें नहीं ले सकता क्योंकि अब तुम मेरी लड़की हो। कार्मा डीमन एम्परर इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी है, जिसकी वजह से उसने सारी की सारी होली मेडन्स को 3 साल पहले जहाँ पर अपने पास बुला लिया है उनसे शादी करने के लिए, ताकि वो अपनी बॉडी को हील कर सके, बॉडी को फर्नेस के तौर पर यूज करके। उसे कहती है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि वो पहले से जख्मी है? कार्मा डीमन एम्परर को कौन जख्मी कर सकता है? वो तो एक बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर है। तुम्हारा लिंचुई से कहता है तुम्हारे अलावा बाकी सभी लोगों का भी यही सवाल होगा कि कार्मा डीमन एम्परर ने सभी होली मेडन्स को 3 साल पहले क्यों बुला लिया है, सभी को 3 साल पहले शादी करने के लिए क्यों बुला रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि वो जख्मी है और वो क्यों जख्मी है मैं बाकी सभी के साथ ही तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि सभी लोगों को यही सवाल होगा तो सभी को एक साथ ही बता देते हैं। उसे कहती है लेकिन इससे पहले मुझे बाहर जाने से पहले तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारा लिंजियस की तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है हाँ बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जीजी आगे से शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है बुरे लड़के तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। और इसी के साथ ही जीजी वहीं पर बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है जल्दी से मेरे पास आओ। तुम्हारा लिनस के पास बैठता है और साथ ही उसे किस करता है और कहता है हाँ ठीक है मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो दोनों वहाँ पर किसमिस करने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो प्रिंसेस जीजी काफी ज्यादा खुश होती है, उसने सेंट किंग का बाजू पकड़ा होता है। ये दोनों जब बाहर आते हैं तो वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं पहले तो हमारी प्रिंसेस काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन अब जरा देखो ये इतनी ज्यादा खुश कैसे है। आखिर सेंट किंग ने इसे क्या कहा होगा जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा शांत हो गई है और इतनी खुश भी है। तो लिंजी बाहर आने के बाद उन सभी एल्डर्स से कहता है तो जल्दी से पूछो तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, मुझे पता है कि तुम सभी लोग मुझसे कुछ जानना चाहते हो। तो चीफ उसे कहती है लिटिल सेंट किंग मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हम सभी लोग कार्मा डीमन एम्परर के पास क्यों जाने वाले हैं। और हमें एक और बात जाननी है कि कार्मा डीमन एम्परर ने सारी की सारी होली मेडन्स को 3 साल पहले क्यों समन कर लिया, आखिर अचानक इनको बुलाने की क्या वजह हो सकती है। तो लिंजी उनसे कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, उसने जहाँ पर इन सभी को इतनी जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि ये सब कुछ मैंने प्लान किया हुआ है, इसी वजह से उसने इन सभी लड़कियों को पहले बुला लिया है। चलो ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। वो उन्हें सब कुछ डिटेल में बताता है और कहता है इस वक्त कार्मा डीमन एम्परर काफी बुरी तरह से जख्मी है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बात सुनने के बाद वो सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कार्मा डीमन एम्परर एक बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर है, तुम उसको जख्मी कैसे कर सकते हो, तुम तो उसे फाइट भी नहीं कर सकते। तुम्हारा लिंजी उनको डिटेल बताते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है उस दिन डीमन लॉर्ड जो कि हमारे पास से वो निर्वाणा फ्रूट लेकर भाग गया था, मैंने तुमसे कहा था कि उसे जाने दो, हमने उसे भगा दिया था। तो उस डीमन लॉर्ड का नाम लूशू था। तो लूशू जो है वो डीमन एम्परर का डायरेक्ट डिसेंडेंट है और उसकी जो ब्लड लाइन की पावर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को भी यूज कर लेता तब भी वो कार्मा डीमन एम्परर को नहीं हरा सकता था, क्योंकि कार्मा डीमन एम्परर उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मैंने उस दिन उसको आधा फ्रूट लेने दिया था। उसने जब आधे निर्वाणा फ्रूट को ले लिया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। इस निर्वाणा फ्रूट के आधे हिस्से को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी पावर्स बढ़ने के साथ ही वो कार्मा डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर सकता था और कार्मा डीमन एम्परर को जख्मी कर सकता था। डीमन एम्परर के जख्मी होने के बाद भी लूशू उसको हरा तो बिल्कुल भी नहीं सकता था, इसी वजह से वो पकड़ा गया। कार्मा डीमन एम्परर ने उसको पकड़कर बंदी बना लिया और उसे इस वक्त बाइलू शैंकिंग पैलेस के ऊपर ले गया है और उसे वहीं पर जेल में बंदी बनाकर रखा गया हुआ है कि वो निर्वाणा फ्रूट जो कि उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, कार्मा डीमन एम्परर उसकी बॉडी के अंदर से निर्वाणा फ्रूट को निकालकर अपने लिए एब्जॉर्ब करना चाहता है। लेकिन उस बेचारे कार्मा डीमन एम्परर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो दोबारा से यहाँ पर हर्ट होने वाला है। मैंने लूशू की बॉडी के साथ कुछ किया है जिसकी वजह से वो दोबारा जख्मी होगा। इसके साथ ही हमारा लिंजी अपने पास एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है ये वो स्पेशल फॉर्मेशन है जिसकी मदद से लूशू की बॉडी के अंदर जो चेन्स है उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने उसके भागने से पहले उसकी बॉडी के अंदर ये चेन्स डाल दी थी ताकि मैं उसके हार्ट को कंट्रोल कर सकूं। जब उस डीमन लॉर्ड ने निर्वाणा फ्रूट के आधे हिस्से को खाया था तो उसको खाने के बाद उसकी जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी उसके दिल के अंदर जाकर स्टोर हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस रे फॉर्मेशन को कंट्रोल करूंगा तो मैं उसकी बॉडी के अंदर निर्वाणा फ्रूट की पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ। इस रे फॉर्मेशन के उसके दिल के अंदर बिछाने की वजह से मुझे पता रहेगा कि कब उसकी जिंदगी खतरे में है। जब उसकी जिंदगी खतरे में होगी तो उस वक्त मैं उस डीमन लॉर्ड की पावर्स को एनहेंस कर दूंगा
ताकि वो किसी भी के साथ फाइट कर सके। वो कार्मा डीमन एम्पर के साथ फाइट कर रहा है तो मैं उसकी पावर्स को इंक्रीज करूंगा ताकि वो उसको और ज्यादा जख्मी कर सके। अगर कार्मा डीमन यहाँ पर फोर्सफुली उसके दिल के अंदर से माना फ्रूट के एसेंस को निकालने की कोशिश करता है, रे फॉर्मेशन उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगी और इस रे फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के साथ ही वहाँ पर ब्रह्मा फ्रूट की जितनी पावर्स हैं वो सारी की सारी नॉलिफाई हो जाएंगी, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये बात उसे अच्छी तरह से पता है, इसी वजह से उसने सारी की सारी होली मेडन्स को पहले ही बुला लिया है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर से जितनी भी इंजरीज हैं उन सभी को हील कर सके। उसके बाद वो लूशु के साथ निपटेगा और उसने अभी तक लूशु को वहीं पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। अभी एल्डर हमारे जुंजी की बातें सुनने के बाद बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं प्लान तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है, तुमने इस तरह का प्लान बना कैसे लिया, वो भी एक डीमन एम्पर के खिलाफ। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा चौंक रहे होते हैं कि आखिर उनका सेंट किंग है कौन, ये कहां से आया है, ये किस तरह का इंसान है कि ये यहाँ पर डीमन किंग्स को मारने की कोशिश कर रहा है। सेक्टर चीफ उसे कहती है तो मास्टर सेंट आप बताओ कि हमें आगे क्या करना है, हमारे लिए वो क्या काम है। तो मेरा लिन जियोन से कहता है तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें मेरे साथ बाइलू शैंकिंग पैलेस चलना है जहाँ पर डीमन एम्पर ने इन सभी के सभी सेंटर्स को समन किया है। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग 7 डीमन एम्पर यानी कि कार्मा डीमन एम्पर को हरा देंगे और उसे हराने के बाद हम लोग पूरी की पूरी नार्दर्न गैलेक्सी को एक नया एम्पर देने वाले हैं। न सिर्फ ये बल्कि हम लोग लूशी की बॉडी के अंदर से उस निर्वाणा फ्रूट के बाकी के हिस्से को भी लेने वाले हैं। तुम सभी लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सभी लोग मेरे साथ इस खतरनाक और खौफनाक जर्नी पर चलने को तैयार हो। वो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं किंग जहाँ भी आप जाएंगे मैं वहाँ पर आपके साथ जाऊंगा। वो सभी लोग कहते हैं हाँ हम सभी लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। उनसे कहता है जी तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो जल्दी से अपने आप को तैयार कर लो, उसके बाद हम लोग कल निकलेंगे। एक सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा लिंजुई क्लियर पॉइंट में पहुंच जाता है। क्लियर पॉइंट में सेक्टर चीफ पहले से वहाँ पर मौजूद होती है। वो उसे कहती है तुम तो यहाँ पर काफी जल्दी आ गए। लिंजुई से कहता है चलो जल्दी से अपने कपड़े उतार दो, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को इंक्रीज करने वाला हूँ। मैंने ब्रह्मा फ्रूट को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब किया है जिसकी वजह से जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी डालूंगा तो इससे काफी ज्यादा पावर तुम्हें मिलेगी। सेक्टर चीफ उससे कहती है अच्छा ठीक है और इसी के साथ ही वो अपने कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो हमारी लिंजुई से कहता है तो जल्दी से अपनी ग्रेट ड्रीम टेक्निक को एक्टिवेट करो ताकि हम लोग आज पूरी रात यहीं पर रुकने वाले हैं। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है उस निर्वाणा फ्रूट की। साथ ही वो सोच रहा होता है जी की बॉडी के अंदर जो जिन एनर्जी है उस सारी की सारी जिन एनर्जी को अगर मैं अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता हूँ उससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा, मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी। अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया तो मैं रीइंकार्नेशन राम के 4th लेवल तक पहुंच सकता हूँ। सेक्टर चीफ की बॉडी के ऊपर वो हाथ लगाता है तो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है जिससे सेक्टर चीफ एक चीख मारती है और कहती है इसके हाथ तो बहुत ज्यादा हॉट है। इसी में अगले दिन का दिखाया जाता है। हमारा लिंजुई और बाकी के सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग अपनी शिप पर बैठकर निकल पड़ते हैं। तो मास्टर लियू हमारे लिंजुई के पास आते हैं और उसे कहते हैं सेंट किंग क्या वाकई में श्योर है कि हमें अपने साथ और ज्यादा लोग लेकर नहीं आने चाहिए, क्या हम लोग और ज्यादा लोग ले आए। हमारा लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर के पूरे हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करने वाला है। बहुत ही जल्दी हमें और ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हमारी क्वांटिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे यहाँ पर क्वालिटी चाहिए ना कि क्वांटिटी चाहिए और तुम सभी लोग काफी रहोगे इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो इनकी शिप सामने की तरफ चलती हुई जा रही होती है। चीफ उसके पास आती है और उससे कहती है हम लोग बाइलू शैंकिंग पैलेस की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, तुम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं। लिंजुई से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता है जो कि हमें ज्यादा तेजी के साथ बाइलू शैंकिंग पैलेस में पहुंचा देगा। इसी के साथ ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो हमारा लिंजुई अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर सामने एक रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। तो वो एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन होती है। कश्ती उस रे फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ती है। ये देखकर किंजिया हैरान हो जाती है और कहती है ये तो एक टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन है। लिंजुई से कहता है यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे टेलीपोर्टेशन अरेज फॉर्मेशंस हैं। तब तक तुम्हें इन रे फॉर्मेशंस के बारे में पता है, तुम इनको यूज करते हुए किसी भी जगह के ऊपर बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी पहुंच सकती हो। चलो अब जल्दी से इस रे फॉर्मेशन के अंदर एंटर होते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं। फातिमा लिंजुई सोच रहा होता है मैंने अपनी 1 लाख साल की रीइंकार्नेशंस की जिंदगी में बहुत सारा टाइम इन रे फॉर्मेशंस को ढूंढने में लगाया है और मैंने बहुत सारी रे फॉर्मेशंस को ढूंढा है जो कि इस तरह की टेलीपोर्टेशन रेस फॉर्मेशंस हैं। इनकी कश्ती उस रे फॉर्मेशन के अंदर से गुजरती हुई दूसरी जगह पर निकल आती है। तो वो लोग वहाँ पर दूसरी जगह पर यानी कि बाइलू शैंकिंग पैलेस पर पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रे फॉर्मेशन को पार करने पर। लिंजुई कहता है तो हम लोग यहाँ पर पहुंच जाए, हम लोग बाइलू शैंकिंग पैलेस में पहुंच जाए और हमारे सामने थोड़ी दूर आगे जाने के बाद 7 डीमन एम्पर की लेयर आएगी। सेक्टर चीफ भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है क्या हम लोग वाकई में नॉर्दर्न गैलेक्सी में पहुंच भी आए हैं, हमें सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे उस रे फॉर्मेशन को पार करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। सेक्टर चीफ हमारे लिंजुई से कहती है तुम्हें इस तरह की और कितनी ज्यादा टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के बारे में पता है। तो लिन कहता है मुझे लगता है कि मुझे इस तरह की कुछ और 100 रे फॉर्मेशन के बारे में पता होगा। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है मैं इसे ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मुझे मिलियंस के हिसाब से इस तरह की बहुत सारी फॉर्मेशंस के बारे में पता है, क्योंकि अगर मुझे इतनी सारी रे फॉर्मेशंस के बारे में नहीं पता होता टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशंस के इस बारे में, अपनी एक दिन की जिंदगी में इतनी सारी जगहों के ऊपर जाकर नए नए कारनामे कैसे कर सकता था और इतनी सारी जगहों के बारे में मुझे कैसे पता हो सकता था। उसी वक्त जियान चलाकर उनसे कहती है जरा साइड के ऊपर देखो यहाँ पर तो और भी बहुत सारी शिप्स हैं। तो वहाँ पर वाकई में और काफी सारी शिप्स होती हैं, बहुत सारी सेंटर्स यहाँ पर आ रही होती हैं 7 डीमन एम्पर को सर्व करने
करने के लिए। जिन से कहता है लगता है कि बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, चलो हम लोग भी यहाँ पर पहुंच जाए। तो बहुत ही जल्दी हम लोग बायलू शैंकिंग पैलेस में एंटर होने वाले हैं, सभी लोग रेडी हो जाओ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये 7 डीमन एम्परर को हरा पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।